नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसे कहा जा रहा है कि सिसकियों पर सियासत। दरअसल ये सियासत हो रही है मणिपुर दौरे को लेकर के और सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर के गर्म है कि राहुल गांधी एक बार फिर मणिपुर पहुंचे हैं, क्योंकि मणिपुर हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है जहां मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर में सिसकियों की गूंज अभी ठंडी नहीं हो पाई है। हाँ बिल्कुल सूरज जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो सिसकियों की गूंज है वो अभी भी ठंडी नहीं हो पाई। एक तरफ हिंसा है, बाढ़ है और दूसरी तरफ सियासत है और राजनीति है। अगर राहुल गांधी की हम बात करें तो 1 साल में ये दूसरा दौरा है। इसके अलावा बात की जाए, कुल दौरों की बात की जाए तो 3 दौरे अभी तक राहुल गांधी कर चुके हैं। बात अब इस को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी अगर मणिपुर पहुंचे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है? क्या समाधान का मकसद है, या फिर जिस तरह से सियासत और राजनीति, या फिर लगातार पीएम नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके निशाने पर मणिपुर को लेकर रही है, या फिर मकसद वो है? आज इसी पर सूरज जी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा शुरू करें। जो खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका हम परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है विलक्षण सक्सेना जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में उपेंद्र तिवारी साहब, उपेंद्र जी आपका स्वागत करूंगा। नीरज तिवारी जी हमारे साथ में, नीरज जी आपका स्वागत है। और गोपाल जैन जी हमारे साथ में है। गोपाल जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि बात हो रही है सियासत की और सिसकियों पर सियासत की जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी के आंसुओं पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई हों। हमने देखा कि जब राहुल गांधी के दूसरे चरण की यात्रा शुरू की गई, जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया, वह यात्रा इम्फाल से शुरू की गई। बात हुई उस यात्रा को लेकर के राहुल गांधी अब पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका मणिपुर का पहला दौरा। हालांकि इसके पहले कुछ और जगह भी वो गए हैं जहां हादसे हुए हैं, या कहीं कहीं उनको हमने ये भी देखा तस्वीर जब उनकी आई थी कि वो मजदूरी करते हुए नजर आए हैं। तो वास्तव में गरीबों के प्रति या फिर जो पीड़ित है उनके प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, या फिर यहां भी सियासत? और ये सवाल लेकर के आ रहा हूं उपेंद्र तिवारी जी मैं आपके पास कि वास्तव में राहुल गांधी जहां जा रहे हैं, हमने देखा वो हाथरस में हादसा हुआ, हाथरस पहुंच जाते हैं, वहां जो पीड़ित हैं उनके परिवारों से गले लिपट के उनके परिवार के लोगों से रोते हैं। अब वो मणिपुर पहुंचे हैं। मणिपुर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा नहीं कि वहां हिंसा हो रही है, मैतेई और कुकी समुदाय या नागा समुदाय जो है आपस में भिड़ रहे हैं, वहां सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। यह बात कही गई कि प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी एक भी बार वहां पर नहीं गए हैं। राहुल गांधी यात्रा के दौरान और अपने आज इस दौरे के दौरान वहां पहुंचे हैं। संसद में इस बात को लेकर चर्चा हुई। तो तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो केवल इन दौरों के दौरान ही उठती हैं, क्योंकि यदि वास्तव में किसी को उन पीड़ितों से संवेदना है, उनके प्रति अपना शोक व्यक्त करना है, या उनका समस्या का समाधान निकालना है, तो फिर दौरे क्यों और दौरे पर सियासत क्यों? देखिए, राष्ट्रीय नेता कोई भी है, जब कहीं देश में बड़ी घटनाएं घटती हैं तो उनका नैतिक दायित्व होता है कि उन घटनाओं पर पहुंचकर सांत्वना दी जाए, पीड़ितों को सांत्वना दी जाए, और वहां जो समस्या पैदा हुई है उस समस्या का हल निकाला जाए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जब विपक्ष का कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं पर जाता है तो सत्ता पक्ष का ध्यान उस ओर आता है। इसलिए राहुल गांधी का ये दौरा, वो वहाँ गए हैं तो ये दौरा इस दृष्टिकोण से आवश्यक है और ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष उस समस्या को जल्दी से हल निकाले और उस दिशा में काम करे जिस दिशा में वहाँ की जो स्थानीय समस्या है वो हल हो सके। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये हम सबके बीच का मुद्दा है। और जब कोई नेता कहीं जाता है तो उसमें बोलने के लिए तो पक्ष विपक्ष में बहुत कुछ होता है, आलोचना भी की जाती है कि सब ये राजनीतिक। अगर राजनीतिक बात कहते हो आप, तो राजनीतिक आदमी नहीं जाएगा और वो उन बातों को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इसलिए राहुल गांधी वहाँ गए हैं और जाके उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, और वो मुद्दा देश की सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका देश को लाभ होगा, मणिपुर को भी लाभ होगा। हमको उनके इस दौरे को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, ठीक है हम सियासी चश्मे से इस चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन क्या सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं गया? ठीक है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि राहुल गांधी उन राज्यों में भी चले जाएं जहां कांग्रेस की या गैर भाजपाई सरकार है, तो वहां के लोगों के प्रति संवेदना भी तो बनती है यदि नेता प्रतिपक्ष, देश के सदन के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। बिल्कुल बनती है, और एक्शन का रिएक्शन होता है। राजनीतिक लाभ भी इस दृष्टिकोण से लेने का आदमी प्रयास करता है कि जहाँ कमजोर है उसकी सत्ता, वहाँ वो अपनी ताकत राजनीतिक रूप से भी बढ़ाना चाहता है। इसलिए उस क्षेत्रों में जाना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जहाँ हम कमजोर हैं वहाँ हमें मजबूती चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से भी यात्राओं का स्वरूप निर्धारित होता है।
राजनीतिक गलियारों में खासकर। ठीक है, आपने कहा कि इस दृष्टिकोण से भी यात्राओं का स्वरूप निर्धारित होता है, लेकिन राजेश जी ये सबसे बड़ा सवाल है कि जहां कोई आपदा आई है, कहीं बाढ़ है, कहीं कोई भयानक त्रासदी हो गई है, वहां जब वीवीआईपी पहुंचते हैं तो प्रशासन का आधा अमला तो इनकी व्यवस्था में लग जाता है, और जो वहां रेस्क्यू कर रहे होते हैं, राहत बचाव कार्य में लगे होते हैं, तो वो लोग फिर इनकी देखरेख करें या इनके निर्देशन में काम करें कि इनके वीवीआईपी मूवमेंट के लिए वहां निर्धारित कर दिया सूरज जी, एक अहम सवाल है इस बात को लेकर, क्योंकि एक तरफ अगर मणिपुर की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 30 साल, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में मणिपुर को लेकर संबोधित किया, उन्होंने कहा कि 1993 में जो स्थिति थी उससे कुछ चीजें हैंडल हुई है, कहीं ना कहीं शांति बहाली की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल है कि एक तरफ मणिपुर में बाढ़ है और दूसरी तरफ हिंसा है, और ऐसे में जब वीवीआईपी वहां पर पहुंचता है कि जिस मेन मकसद है कि वहां पर कैसे शांति बहाली हो, कैसे मेन मकसद है कि कैसे वहां पर बाढ़ से राहत मिले, फिर इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। मैं सीधे अब विलक्षण सक्सेना जी की तरफ आता हूँ। विलक्षण सक्सेना जी, अगर राहुल गांधी की इस दौरे की हम बात करें, मणिपुर पहुंचे हैं, प्रभावितों से मिल रहे हैं, हिंसा प्रभावितों से मिल रहे हैं, और जो बाढ़ प्रभावित है उनसे भी मिल रहे हैं, क्या मकसद माना जाए? क्या राहुल गांधी की नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद समाधान की तरफ ये उनका दौरा है, या फिर सियासत और राजनीति भी देखने को मिल सकती है? हालांकि अभी उनका बयान इस तरह का कोई आया नहीं है। देखिए, यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव से हम इस चीज को आकलन कर सकते हैं जी। सर्वप्रथम तो अगर हम इसे राजनीतिक लेंस से देखें तो ये मौका राहुल गांधी के लिए सक्रियता साबित करने के लिए बहुत अच्छा एक लाइमलाइट की अपॉर्चुनिटी है। मुद्दतों बाद नेता प्रतिपक्ष की जब उनको एक कुर्सी मिली, एक संवैधानिक पद मिला है, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आमले को उनकी सुनना और सरकार में उनका हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ गया है, और खास तौर से उन मुद्दों पे जिन मुद्दों पे कांग्रेस लगातार 2 से 3 सालों तक, कुछ महीनों से या 8 चुनाव के पहले या ठीक चुनाव के बाद लोगों को ये समझा पाई है कि इन मुद्दों पर सरकार बड़ी असंवेदनशील है, उन मुद्दों को अपने पद का उपयोग करते हुए जागृत रखना, ये सक्रियता का एक बहुत अच्छा परिचय राहुल गांधी अपनी पार्टी की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। क्या विलक्षण जी ये सक्रियता है, या फिर राहुल गांधी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चूंकि संवैधानिक पद पर है वो प्रूफ कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं मंशा ये है कि मणिपुर में जिस तरह से जो चीजें हैं वो कैसे हैंडल हो, कैसे वहां पर शांति बहाल हो, ये चीजें है कि कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करना कि नहीं अब हम उस संवैधानिक पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, इसीलिए हम गुजरात का भी दौरा कर रहे हैं, हम हाथरस का भी दौरा कर रहे हैं, हम मणिपुर का भी दौरा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह का हस्तक्षेप राहुल गांधी जी द्वारा किया जा रहा है, अगर उसे पार्टी लेंस से देखा जाए तो ऑफकोर्स वो एक सक्रियता दिखाई दी जाएगी, लेकिन सरकार और वहां हिंसा को कम करने के लिए, वहां पर शांति बनाने के लिए कांग्रेस का क्या समर्पण है? क्या मणिपुर में बैठे कांग्रेस के जो नेता लोकल लीडर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? एग्जाम्पल तौर पे देता हूँ, राहुल गांधी के पहुंचने के कुछ घंटे पहले ही वहां पे एक मिलिट्री कॉन्वॉय पे हमला हुआ, एक मुठभेड़ की एक आशंका जताई गई। उससे ठीक पहले कल कई लोगों की हिंसा में चोटिल होने की भी खबरें आई। अब जब ये सब घटनाएं आसपास राहुल गांधी जी के विजिट पे हो रही हैं, तो क्या माना जाए कि वहां पर कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी सक्रियता कहाँ जाएगी? क्योंकि जब तक ये चीज कांग्रेस समझे कि आपको अगर शांति बहाली और देश के प्रति कंट्रीब्यूशन कुछ करना है, तो ऐसे हिंसक प्रदेशों में जहां पर स्थिति बहुत गंभीर है, वहां पे आपके लोकल लीडर्स क्या कंट्रीब्यूट करें? और जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जब ऐसा बड़ा लीडर किसी प्रदेश में जाता है, जैसे आप राहुल गांधी जी ने अनुसुईया उइके जो वहां की राज्यपाल हैं उनसे सीधी बातचीत करी और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो इन सब हस्तक्षेप में लोग, आम जन को फायदा कैसे पहुंचेगा? बाढ़ रिलीफ के लिए क्या अभी तक कोई सरकार से मांग की गई है स्पेशल राहत पैकेज की? विस्थापना के लिए क्या स्पेशल प्रबंधों के लिए वहां फोकस किया जाएगा? खाली लोगों से मिलना, अपनी संवेदनशीलता जाहिर करना, ये एक बहुत ही पुराना प्रचलन है जो भारतीय राजनीति के लिए कलंक के बराबर ही है। चले विलक्षण जी बेहतर बात कर रहे हैं। सूरज जी, जिस तरह से विलक्षण जी कह रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि ठीक है, राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष भी है, अब संवैधानिक पद पर है, वो वहां पर जा रहे हैं, अभी उनका कोई ऐसा बयान भी मणिपुर को लेकर नहीं आया है, लेकिन उसके पहले जो बीजेपी के लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स से उनके बयान ये आने लगे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर पर राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी 6 बजे हालांकि जैसे हमारी चर्चा खत्म होगी उसके ठीक बाद राहुल गांधी की मुलाकात होनी है राज्यपाल से, और उसका 6:30 बजे वो मीडिया को संबोधित करेंगे और मीडिया से चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, बात हो रही है सियासी चश्मे से देखने की। हालांकि ठीक है, ये यहाँ हम उसको सियासी चश्मे से नहीं देखेंगे, लेकिन तब भी एक सवाल आता है,
राहुल गांधी का दौरा है, राहुल गांधी की, जैसा मैंने पूर्व में जिक्र किया, न्याय यात्रा वहां से शुरू की है। वास्तव में वो संवेदनाएं, वो पीड़ा यदि उनके अंदर है, तो यदि थी, तो जब उन्होंने अपनी पहला अभिभाषण जो था, उनका पहला भाषण था सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। गोपाल जैन जी, मैं आपसे ध्यान आकर्षण चाहूंगा इस पर, और साथ ही बताना चाहूंगा कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और मैं सवाल लेकर गोपाल जैन जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी एक नाम, बहुत सारी तमाम चीजें हुई, 20 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार संवैधानिक पद मिला, देश की संसद को 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष मिला, और उसमें उसका चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष पद का चेहरा है राहुल गांधी। क्या वास्तव में ये दौरा अभी जरूरी था? ठीक है, असम में बाढ़ है, मणिपुर में हिंसा है, 67,000 लोग विस्थापित हुए हैं, क्या कोई ऐसी मांग उठाई, सदन में कोई ऐसी बात कही, सरकार को कोई पत्र लिखा कि जो 67,000 विस्थापित हैं उनके पुनर्स्थापन के लिए प्रयास किए जाएं? इस तरह की मांग तो की नहीं गई। हो सकता है 6:30 बजे मीडिया से चर्चा करें तब उनके इस बात के इसको लेकर कोई बयान सामने आया, लेकिन अभी तक बयान नहीं आया है। चुनाव में भी कोई बात ऐसी नहीं की गई उनके द्वारा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, फिर हम क्यों ना इन सब चीजों को, हालांकि कहा जा रहा है कि सियासी चश्मे से ना देखें, फिर क्यों ना देखें इन चीजों को सियासी चश्मे से, जब अभी तक उन 67,000 विस्थापितों के लिए कोई मांग नहीं की गई? राहुल गांधी को खुद नहीं मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी नीति क्या है, रीति क्या है। अब जब 1 साल बाद मणिपुर नॉर्मल हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घरों में सिलेंडर मिल रहा है और राशन की दुकानों पर राशन पहुंच रहा है, पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल मिल रहा है, ऐसी स्थिति में आज ABC न्यूज अमेरिकन ने दिखाया कि किस तरह मणिपुर में कांग्रेस के NSCUI के झंडे लिए हुए वर्कर्स वो मणिपुर के अंदर सिलेंडर की गाड़ियों को रोक रहे हैं, पेट्रोल के टैंकरों को रोक रहे हैं। यहाँ एक तस्वीर आपने दिखाई कि सिलेंडर जा रहा, बच्चे स्कूल जा रहा। दूसरी तस्वीर पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि महिलाएं रात में घरों के बाहर बैठकर पहरेदारी कर रहे हैं ग्रुप में, वो आज भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है वहां पर। ये तस्वीर का दूसरा रुख भी है अभी वहां पर, लेकिन पॉजिटिव रुख ये है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो लोग जो है शांति के लिए, अब इनसे कौन सी राजनीति हो जाएगी कि अगर वो सिलेंडर जिससे पेट का आग बुझना है, सरकार कोशिश करती है, हर सरकारों का दायित्व है, वो कोशिश कर रही है गैस पहुंचाने की, पेट्रोल पहुंचाने की, राशन पहुंचाने की। ऐसी स्थिति में अगर उनके वर्कर कोई अच्छा काम करें, लोगों को राहत पहुंचाएं, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाएं, उनको मार्गदर्शन करें, तो उनकी राजनीति के लिए ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि प्रशासन के अमले को आप तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं वहां पे। तो मतलब और अगर इसको ठीक से सोचा जाए तो आर्मी की भाषा में एक शब्द होता है जी, कवर फायर देना। ये ऐसा तो नहीं राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किसी दूसरे देश को बड़े ही समस्या को, क्योंकि मणिपुर बॉर्डर का प्रदेश है और चीन वहां से लगता है, तो वो ऐसा तो नहीं किसी दूसरे देश को कवर फायर दे रहे हैं। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो अभी एक चर्चा में सामने आया था कि वो जो हिस्सा मणिपुर का है जो चाइना बॉर्डर से लगता है और एक हिस्सा बांग्लादेश से लगता है, तो वहां मिलकर एक नया राष्ट्र के गठन की जो बात कही जा रही थी, आप उस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि मणिपुर का कुछ हिस्सा, चाइना का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, जो एक नए राष्ट्र के गठन की बात कही जा रही, तो ये भारत को बांटने की सियासत में क्या राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं? ये सारा मणिशंकर अय्यर का किया दिया है और ये लोग नया राष्ट्र तो नहीं लेकिन भारत को परेशानी जरूर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आपने कहा नया राष्ट्र तो ये नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा थी और इस बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा थी, लेकिन राजेश जी सबसे बड़ी जो बात इन्होंने कही अभी गोपाल जैन जी ने कि ये सियासत हो रही है और यहाँ नए राष्ट्र की बात तो हालांकि उन्होंने कहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की भी चर्चा थी कि ये जो क्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम जो है, ये किसी बड़े उद्देश्य को लेकर के है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा हुई है इसको लेकर के, चाइना के हस्तक्षेप की बात कही गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यदि भारत की राजनीति में हम देखें तो वास्तव में इस समय मणिपुर एक ऐसा सुलगता हुआ शोला है जिसकी चिंगारियां बहुत दूर तक जा सकती हैं। बिल्कुल सूरज जी, सुलगता हुआ शोला है, क्योंकि मणिपुर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहाँ की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता। पिछले 30 साल से ज्यादा वहां पर हो गया, ठीक है, बीच में वहां पर शांति कुछ दिखी, लेकिन पिछले 10 सालों में हम देखें या फिर 1 साल में जो कुछ चीजें हुई हैं वो भयावह दिखाती है। जिस तरह से आपने कहीं ना कहीं जिक्र किया है, अगर जो लड़ाई वहां पर जिस तरह से मैतई
और कुकी और नागा इसको लेकर, और इससे कुकी और नागा के लिए कहा जाए, जिसका जिक्र आपने किया कि कहीं ना कहीं वहां उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सूरज जी इसी बात को लेकर है कि आखिर इस दिशा में समाधान क्यों नहीं है। क्या इसके पीछे जो राजनीति और सियासत है वो हावी है। मैं सीधे नीरज तिवारी साहब के पास में आता हूं। नीरज तिवारी साहब, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि जो गोपाल जी कह रहे थे वही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में कहा था कि वहां पर शांति बहाली हो रही है, वहां पर स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, वहां पर परीक्षाएं भी वहां पर हुई हैं, तमाम सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अभी भी जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं, आपको लगता है कि शांति बहाली की तरफ मणिपुर बढ़ रहा है, या फिर जो कुछ मोहन भागवत ने कहा था, जिसकी ओर इशारा किया था, माने कहीं ना कहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी सहित भाजपा की सरकार पर भी निशाना साधा था, उसको किस रूप में लेते हैं आप नीरज जी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि इंटरनेशनल स्तर पर कुछ उस पर हस्तक्षेप हो रहा है। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आईडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरी सेंटर के अकॉर्डिंग 69,000 लोग विस्थापित हुए हैं साउथ एशिया से, जिनमें से 97% 67,000 लोग मणिपुर हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं। इससे हम मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब कारण क्या है इस हिंसा का, इसको भी हमें जानना, दर्शकों को भी जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर जो मैतेई एक समुदाय है, मैतेई जो हिंदू धर्म को अधिकतर मानते हैं, और नगा और कुकी जो ईसाई धर्म से रिलेशन रखते हैं, इन लोग पहले से ही, नगा और कुकी, अपने एसटी का दर्जा इनको मिल चुका है। अब मांग क्या उठ रही थी मैतेई की कि हमें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील दायर किया कि 1949 के अकॉर्डिंग कि हमें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, उसके पहले हम एसटी थे। अब जैसे ही मार्च 2023 में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपनी एक सिफारिश रखी कि अब इन्हें भी मिलना चाहिए एसटी एससी का दर्जा, तब से हिंसा भड़क गई और अभी तक वो हिंसा शांत नहीं हुई है। अब मुझे कहीं लगता है कि राहुल गांधी जी का जाना और सुबह सुबह वहां पर एक अमले पर हमला हो जाना कहीं न कहीं दर्शाता है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। अब राहुल गांधी किस चश्मे से देख रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। ये देख रहे हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि मैतेई को भी मिल जाए एसटी का दर्जा और हम उसके एक मसीहा बन जाए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दो सांसद लोकसभा चुनाव में दोनों सांसद कांग्रेस के जीत कर आए। जी 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 हाँ, लेकिन जीत क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब इसलिए वो जमीनी स्तर पे जाना शुरू कर दिए हैं कि उन्होंने जब से देश में एक अपनी पदयात्रा निकाली है तब से उन्हें समझ में आया है कि भारत देश ने उन्हें मैंडेट दिया है पदयात्रा के माध्यम से। अब वो कंटिन्यू इसको लगे हुए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जब वहां शांति बहाली की स्थिति दिख रही है तो वहां जाके ऐसी स्थिति पैदा करना ज्यादा ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सूरज जी, हम लगातार ये बात कर रहे हैं अपनी चर्चा में कि कहीं ना कहीं सियासत या राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन नीरज जी जिस तरह से कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो तो चश्मा हरदम लगा ही रहता है। बराबर जी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कही कि भाई राजनीतिक व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उनके घटनाक्रम को वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें सियासी चश्मा कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन यहाँ योगीराज योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव परिणाम आ जाने के बाद जब संसद सत्र चल रहा था तब हमने देखा कि मणिपुर के 7 विधायक, एक दिन पहले विधायकों की बैठक होती है, मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हैं और कुछ विधायक उन बातों का समर्थन जाहिर नहीं करते हैं, और उसके ठीक अगले दिन 7 विधायक पहुंच जाते हैं दिल्ली। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करने की बात करते हैं, और फिर सियासी गलियारों में चर्चा चलती है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, विधायकों को नहीं संभाल पा रहे, तो संभावना है कि जो दूसरे गठबंधन के लोग हैं, जो विधायक हैं, वो अपना समर्थन वापस ले लें। एक तो ये सियासत वहां पर हो रही है। क्या इसी जो घटनाक्रम चला, 7 विधायकों का दिल्ली में डेरा, उसका फायदा उठाने के लिए राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं? ठीक है, नजर नहीं आती वहाँ वो संभावना क्रिएट कर दी है। इसमें ऐसा लगता है शायद उन्होंने मास्टरी हासिल की। ठीक है। राहुल गांधी ना विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं ना सदन की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद
की राजनीति कर रहे हैं। दो काम उनके बड़े चर्चा में इस समय, लेक बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग। संसद में जिस तरीके से वो टी शर्ट पहन के और अपनी अम्बल अम्बल बता के ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि वो युवाओं के नए आइकॉन है। ठीक है। दूसरा 50 से अधिक 99 तक पहुंचे तो उनको ये लगा कि हिंदुओं के विरोध में बातें करके, देश को तोड़ने के विरोध में बातें करके, सनातन संस्कृति के खिलाफ बातें करके उनको ये मैंडेट मिला है। शायद उनको गलत फहमी है और वो ये मान के चल रहे हैं कि अब ये हमें ये टेम्पो जो मिला है इसको हमें बरकरार रखना चाहिए। हाँ। मणिपुर की समस्या दो कबीलों की समस्या है, कोई देश की समस्या नहीं है। हाँ। आपने उसको ऐसा सिर पर चढ़ा रखा है कि बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। 30-35 इंदौर के बराबर, शहर के बराबर राज्य है मणिपुर। ठीक है। 35 लाख की आबादी भी नहीं उसकी। हाँ। और आप उस पर ऐसे चिंता जाहिर कर रहे हैं कि देश का कोई भूभाग टूट के नीचे जमीन पे आ गया हो मंगल ग्रह से। तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं और इस समस्या की देन भी कांग्रेस ही है। आपने शायद मैं सुन रहा था, मैं जिक्र कर रहे थे, जी। 1993 में इतना बड़ा दंगा हुआ था कि उसको नॉर्मलसी लाने में 5 साल लग गए थे। हाँ। ये तो 1 साल में इन्होंने ठीक ठाक कर दिया। ठीक है। दूसरी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, जो नशे का कारोबार म्यांमार के घुसपैठी वहाँ कर रहे हैं, उसको वहाँ के सीएम ने उस पर लगाम लगाई है। ये यहाँ के राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये उन हिस्सों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताकि लगे कि देखिए देश में कितनी हिंसा फैल रही है, देश में कितना अस्थायित्व बन रहा है। तो एक तरह का केवल एक मैसेज देने का काम है। कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम मणिपुर की नहीं है। मणिपुर नॉर्मलसी की तरफ है और मणिपुर की समस्या के बाद से 60,000 करोड़ के पैकेज घोषित किए प्रधानमंत्री ने, वहाँ के पुनर्व्यवस्थापन के लिए, वहाँ की नॉर्मलसी के लिए, वहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। ताज्जुब की बात है कि वहाँ के शरणार्थी शिविरों में म्यांमार के आदमी रह रहे हैं। इस पर कोई बात करेगा क्या कभी? तो वही बात है कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार की है? नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार की इसकी जिम्मेदारी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि राज्य सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जरा कुछ ज्यादा ही उदार है। यदि इनको डंडे से ठीक करे तो फिर समस्या सॉल्व हो जाए। क्योंकि अब ये जो देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में आप पॉलिटिक्स को ले जा रहे हैं, वो बहुत घातक वो देश बांटने की दिशा में आप जा रहे हैं। कई बार हमने विपक्ष की भूमिका देखी, विपक्ष की भूमिका इतनी गिरी हुई कभी नहीं रही कि आप देश की सुरक्षा के साथ उसको समझौता करके चलें और समस्या का समाधान बहुत आसान है। इवन राहुल गांधी जो खुद कर रहे हैं वो उस भाषा में उनको सॉल्व नहीं किया सकता जिस भाषा में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। उनको और थोड़ा आक्रामक होना चाहिए तो ठीक हो जाए। तो आप इस तरीके के लोगों को बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं स्टेट की और सेंट्रल की फेलियर माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-4 महीनों में देश कुछ हार्ड डिसीजन देखेगा, ऐसा मुझे नजर आता है। ठीक है, संभावना है। बिल्कुल योगी राज जी जिस तरह से कह रहे हैं, 2 अहम चीजें योगी राज जी ने जिस तरह से कहा कि ये बहुत बड़ा राज्य नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह की जो चीजें हैं या जिस तरह से वहां पर हिंसा बढ़ रही है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी, मैं जिक्र करना चाहूंगा उस राज्यसभा के मणिपुर को लेकर, क्योंकि ये भी पहले कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी सदन में मणिपुर को लेकर कुछ बोलते नहीं है। लेकिन वो लोकसभा में भले नहीं बोले, लेकिन राज्यसभा में बोले और उन्होंने कंपेरिजन कहीं ना कहीं किया 1993 में किस तरह से 5 साल वहां पर हिंसा रही, किस तरह से वहां पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। मैं सीधे उपेंद्र तिवारी साहब के पास में आता हूं। उपेंद्र तिवारी साहब, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 5 साल जो स्थितियां थी विकराल थी, काफी तीव्र वहां पर जो हिंसा है वहां पर हुई है, लेकिन अब उतनी वहां पर नहीं है, वहां पर अब शांति बहाली हो रही है। लेकिन फिर भी अगर 2014 के बाद देखें 2024 पर है, लेकिन जो चीजें वहां पर होना चाहिए, ठीक है एक छोटा सा राज्य है, ज्यादा जनसंख्या वहां पर नहीं है, फिर स्थिति जो नियंत्रण में नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल दर्शाता है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस विषय को हम बीच बहस में लाते हैं जी, उसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोग राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बातों को सोचते हैं। बिल्कुल। हम ना कांग्रेस के पक्ष की बात करते हैं ना बीजेपी के विपक्ष की बात करते हैं। हमारा दृष्टिकोण है राष्ट्रीय। बिल्कुल। और मणिपुर, जैसे हमारे योगी राज जी ने कहा कि वो छोटा सा राज्य है, आपके अगर बदन में एक छोटी सी फुंसी हो जाए तो वो आपको तकलीफ देती है नहीं देती है? तो राष्ट्र का कोई भी छोटा सा हिस्सा, राष्ट्र का छोटा सा कोई भी हिस्सा हो, वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। वहाँ की तकलीफ हमारी तकलीफ है और हमें उसको समझना पड़ेगा। बात रही यात्रा की, कोई भी व्यक्ति पहल करता है, उस पहल के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू हो सकता है, एक खराब पहलू हो सकता है। हम जब राष्ट्रीय नेता किसी पीड़ित
स्थान पे जाता है तो वो एक चर्चा का विषय बनता है और ये चर्चा होनी चाहिए, इसी से हल निकलता है। जब तक कहते हैं ना बात करने से बात बनती है और बात बनाने के लिए बात करनी जरूरी है। तो आज ये बात चर्चा में आई, जब राहुल गांधी वहां गए हैं तो ये चर्चा का विषय बना, ये सत्ता के लिए भी चर्चा का विषय है। तो हर व्यक्ति राजनीतिक जब राजनीति कर रहा है तो हर बात में राजनीति तो समाहित होती ही होती है, लेकिन ये राष्ट्र के मुद्दे भी हैं। जब राजनीति समाहित होती है उसमें विपक्ष कुछ करता है तो सत्ता पक्ष जब अलर्ट होता है तो हमारे देश को कहीं ना कहीं इसका लाभ होता है। सही कहा आपने। तो राहुल गांधी वहां गए हैं तो ऐसे उन्हें हर जगह जाते रहना चाहिए और जाना चाहिए। क्या संदेश खाली पर भी राहुल गांधी को कुछ बोलना चाहिए, जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। फिर अभी तक वहां गए नहीं, लेकिन वो एक उनका दृष्टिकोण है। हाँ। हम हमारे दृष्टिकोण से हम विश्लेषण कर रहे हैं जी। तो उनको हर ऐसी घटना जहाँ घटती है वहाँ उन्हें जाना चाहिए और वो चर्चा का विषय बनना चाहिए और देश की पूरी राजनीति को जहाँ भी समस्या है उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये सब राष्ट्र हित की बातें हैं। दल तो आते जाते रहेंगे, सत्ता आती जाती रहेगी, राष्ट्र हमेशा बचा रहेगा। अटल जी भी ये बात कहे हैं और इसके लिए जो राहुल गांधी आज गए हैं वो सही गए हैं और उनको वो जो चर्चा का विषय बना है वो उचित बना है। इससे मणिपुर को कहीं ना कहीं बहुत लाभ होगा। ठीक है, मणिपुर को फायदा पहुंचेगा। योगी राज जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें। मैंने ये कहा कि मणिपुर छोटा स्टेट है। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं तिवारी जी के शरीर में छोटी फुंसी हो जाती है, दिक्कत देती है जी। भाई वो छोटी फुंसी थी तभी तो 50,000 करोड़ का पैकेज दिया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने ये थोड़ी कह दिया कि मणिपुर वास्ते देश का हिस्सा नहीं। एक बात। दूसरी बात ये जो मूल में अपन जो बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या बता के जो अपन बात कर रहे हैं, मणिपुर की समस्या को 2014 के बाद थोड़ी पैदा हुई है। राहुल गांधी का जब पैदा नहीं हुआ था तब से मणिपुर समस्या है और उसकी देन कांग्रेस है। लेकिन उसके बारे में राहुल गांधी बोलेंगे सुलगा तो 2023 में ना दोबारा, तो उसके लिए नॉर्मल के प्रयास भी किए ना, ऐसा तो नहीं उसको उसके हल पे छोड़ दिया। नहीं, मेरा दृष्टिकोण ये है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि हम इस बीच बहस कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें मैं या हम कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में या किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि पीड़ितों की बात है तो अभी हमने देखा है चुनाव के ठीक बाद, क्योंकि ये फरवरी 2023 से चल रहा है मणिपुर का मसला, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम के ठीक बाद हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में 2500 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक कार्यालय में बंद रहे हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा था और जब वो मिलने गए राज्यपाल से तो धारा 144 का हवाला देकर के मिलने नहीं दिया गया। वहां राहुल गांधी नहीं पहुंचे, उन लोगों को कार्यालय से निकालकर उनके घर तक सुरक्षित राहुल गांधी ने नहीं पहुंचाया। राज्यपाल ने जब मानहानि का दावा लगाया तब राहुल गांधी नहीं बोले। मैं वही तो कह रहा हूं कि वो व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। उनकी पूरी राजनीति इस बात पर केंद्रित है, न कांग्रेस की राजनीति उनकी, न विपक्ष की राजनीति उनकी। राजनीति है कि मोदी को कैसे बदनाम किया जाए, मोदी को कैसे टारगेट किया जाए। और आप बार बार कहेंगे तब प्रधानमंत्री जाएंगे क्या वहां? कैसा आप मणिपुर पे क्यों नहीं जा रहे? तो प्रधानमंत्री के पास पूरा बड़ा फलक पे बात करते हैं, वो पूरे देश की बात करते हैं। वो आपके कहने पर थोड़ी ना कोई मणिपुर जाएगा, कहने पर मेरा प्रश्न ये, आप अभी चर्चा में बात आई कि राहुल गांधी अपनी स्वेच्छा से गए हैं, वो देश के दूसरे हिस्सों में भी गए हैं, अभी हाथरस भी गए हैं, उत्तर प्रदेश भी, वहां जाकर के पीड़ितों से मिले, यहाँ भी जाकर पीड़ितों से मिले। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाभाविक से नहीं जा सकते थे पिछले 1.5 साल में वहां पर? यही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का जाना अनिवार्य है क्या, या प्रधानमंत्री का बोलना अनिवार्य है क्या? नहीं जा सकते थे क्या, मेरा प्रश्न ये है। नहीं, बिल्कुल जा सकते। अच्छा, एक सवाल और है, क्या अयोध्या से बड़ा है मणिपुर? अयोध्या को लेके कांग्रेस के नेता ये व्यक्तिगत बहस पे नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय फलक की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे कई स्टेट ऐसे हैं। अयोध्या से बड़ा तो ना मणिपुर ना देश है। जाए कोई कांग्रेस का नेता और चलो उस समय नहीं, चले जाए। चलिए, अब चूंकि यहाँ हम ये धर्म की बात आ रही है, सूरज जी आप सवाल से पहले कह रहे हैं, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी की बात की जाए कि वो क्यों नहीं गए, निश्चित तौर पर ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। लेकिन उन्होंने जब राज्यसभा में जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए, दोनों समुदायों के बीच उन्होंने 1 हफ्ते वहां पर रहे और दोनों समुदायों के बीच उन्होंने कहीं ना कहीं बैठक भी और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। बिल्कुल, यहाँ प्रयास किया गया और यहाँ सबसे पहली बात जो की गई है, विलक्षण सक्सेना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ ये प्रश्न लेकर के, सबसे पहला प्रयास किया कि जैसे चुनाव परिणाम आए, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलवाई। उस बैठक में सबसे पहला निर्णय लिया गया कि वो सुरक्षा बल, वो सुरक्षा एजेंसियों का बल जो पश्चिम बंगाल चला गया था चुनाव की सुरक्षा के तहत, सबसे पहले वापस बुला करके वहां तैनात किया जाए। हमने ये भी देखा है कि जब मणिपुर में हिंसा चल रही थी और चरम पर थी, तब सुरक्षा बलों की भी वहां पर जाने गई हैं। बात यहाँ राजनीति की नहीं है, बात उन 200 जानों की है। वो 200 लोग जिन्हें केवल हिंसा के कारण, केवल आपसी मतभेद के कारण अपने जीवन उनको खत्म कर दिया गया है, वो 200 लोग
जिनके जो अब अपने परिवार में नहीं हैं, उन 200 परिवारों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस शहीद के परिवार की, जिस शहीद के परिवार की महिलाओं को वहां निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। क्या वो संवेदना का विषय नहीं था? बिल्कुल सूरज जी, मैं आपकी बात को बल्कि इसमें और ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि वहां पे बात सिर्फ 200 लोग जिन मृत हैं उनकी भी नहीं है, वो 6 लाख लोग जो आज रिलीफ कैंप में सड़ रहे हैं, रिलीफ कैंप में ऐसी जीवन अपने ही स्वयं के देश में जी रहे हैं जो कि दयनीय स्थिति है। अभी रिसेंटली एक खबरों में यह भी पाया गया कि जिन रिलीफ कैंप्स को वहां पे एस्टैब्लिश किया गया था, उन्हीं के सामने एक रिलीफ सीख करते हुए व्यक्ति की लटकी हुई लाश उन्हीं कैंपों के सामने पाई गई। बात यहाँ संवेदनशीलता की, और मैं एक युवा के रूप में आपसे एक सवाल, मतलब यहाँ पैनल के दर्शकों सभी के साथ सवाल करता हूँ, हम कब तक इस बात का करेंगे कि कौन आया? अब ये सवाल आना चाहिए कि कौन क्या लाया। हम युवा पीढ़ी हैं, डिलीवरी बॉय आए मुझे इससे मतलब नहीं है, डिलीवरी बॉय मेरा खाना लेके आए मुझे इस बात से मतलब है। और आखिर में संवेदनशीलता जब तक एक प्रदेश के ऊपर नहीं पड़ती है, देखिए जब हम बात करते हैं इसी स्टेट की राजनीतिक लेंस के हिसाब से, तो राहुल गांधी के लिए क्यों ये स्टेट इतना इंपॉर्टेंट बता है ये भी हम सब जान लें। जब पूरी बात एथनिक क्लेंजिंग, एससी और एसटी समुदाय की आती है, तो कांग्रेस उसको अपना वोट बैंक आइडेंटिफाई करती है, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करती है। पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की रिसोर्सेज पे पहला हक माइनॉरिटीज का है, और उसके बाद जातिगत जनगणना जो इस लोकसभा चुनाव के बाद भी एक बड़ा मुद्दा है और दौरान भी था, तो राहुल गांधी ऐसा मौका क्यों चूकेंगे? बात आती है अल्टीमेटली कि हम इस बारे में जब बीजेपी का पक्ष देखते हैं तो एक इनसेंसिटिविटी जो नजर आती है वो ये है कि अभी तक इस प्रदेश में एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फेलियर या स्टेट इमरजेंसी को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाकर समुदायों को एक दूसरे के प्रति पूरे क्या कहते हैं केंद्र शासित में रखते हुए एक मेज पर लाके आज तक पीसफुल अकॉर्ड्स क्यों नहीं लाए गए? क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, चुनाव के बाद 15 मीटिंग्स अमित शाह द्वारा की गई हैं। बराबर 15 मीटिंगों में ज्यादातर मीटिंग सिक्योरिटी एजेंसीज, रिलीफ कैंप के बजट के डिस्कशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 1-to-1 डायरेक्शन के ऊपर हुई थी। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा विलक्षण जी मैं यहाँ पर कि असम में बाढ़ आई, वहाँ पीड़ित लोग हुए, कई लोग बेघर हो गए और उनके लिए कैंप लगाए गए। वहां पर जाकर के राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं। हाल ही में पहली बारिश हुई दिल्ली में, दिल्ली तरबतर हो गई, राहुल गांधी भी उस समय दिल्ली में थे, तब लोगों की सहायता के लिए नहीं निकले वो। देखिए एक बात यहाँ पे अंत आती है और मैं फिर रिपीट करूंगा, मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन कहाँ गया, कौन कहाँ क्या लाया, इससे मतलब नहीं, मैं तो जननेता होने के नाते बात कर रहा हूँ उनकी। जननेता होते हुए राहुल गांधी अगर अपने आप को चिर के चार कर लें और देश के हर कोने में बैठ जाएं, तो हो सकता है वो समय समय पे सही जगह पहुंच जाए। लेकिन ये उनकी विफलता एक और तरीके से भी नजर आती है, क्योंकि अकेले राहुल गांधी अगर कांग्रेस का फेस है तो बाकी सीनियर लीडर्स क्या कर रहे हैं? क्योंकि अंत में क्वेश्चन ये भी उतर के आता है कि कांग्रेस की प्रेजेंस कहाँ का है, ना कि राहुल गांधी की प्रेजेंस कहाँ का है। राहुल गांधी अगर मणिपुर इसलिए भी जाते हैं क्योंकि अरुणाचल में बीजेपी पूरी तरह से बहुमत से आई है, एसटी एससी का आप वोट बैंक रिकॉग्नाइज करते हो, और ये मणिपुर हिंसा एक गेट बनती है, एक मान लीजिए ये राजनीति में आगे बढ़ने का एक हरिद्वार है। इस गेट को अगर आपने एक नेशनल मुद्दा बनाकर अगर आप लोग जन समर्थन क्रिएट कर सकते हो, तो 7 सिस्टर्स स्टेट आपके हाथ में है, और ये अपने आप में कोई कम अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अंत में जब हम बात बीजेपी की करते हैं, तो क्या सिर्फ बीजेपी के अभी तक के जो एक्शंस हैं, क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी? देखिए प्रशासनिक तौर पर लिए गए निर्णयों का परिणाम सिर्फ प्रशासन ही अच्छे तौर से समझता है या फिर डायरेक्ट इंटरफेस वाले लोग समझते हैं। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा नेशनल है, तो क्या सिर्फ यही प्रशासनिक निर्णय से एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा? राहुल गांधी एक और चीज पे मोनेटाइज कर रहे हैं, वो ये है कि अमित शाह 4 बार इस राज्य में विजिट कर चुके हैं। खुद राहुल गांधी तीसरा दौरा अपना ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक, और ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अभी आने वाली जो आपने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हवाला दिया है, ये राहुल गांधी जरूर मेंशन करेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के लोगों के लिए संदेश दे सकते हैं, लेकिन मणिपुर आ नहीं सकते, और इसको मोनेटाइज किया जाएगा, और यही राजनीति का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, सरकार की जितनी जिम्मेदारी है विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है, लेकिन राहुल गांधी जब भी जाते हैं सूरज जी, तो जो सियासत है, जो राजनीति है, वो सिर चढ़कर बोलती है। मैं सीधे नीरज जी के पास में आता हूं। नीरज जी, अगर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अब बात की जाए, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा, क्या कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर अब उनके एजेंडे में होगा कि नहीं, अब बेहतर तरीके से कैसे वहां पर शांति स्थापित हो सके, कैसे बेहतर तरीके से वातावरण वहां पर निर्मित हो सके? क्योंकि वो कह रहे हैं कि
स्थितियां पहले से सुधरी है। उन्होंने हालांकि विपक्ष से भी आह्वान किया, विपक्ष से भी कहा है कि सभी लोग साथ में आए शांति और भाईचारे के लिए। किस रूप में देखते हैं नीरज जी? अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि वो जाति जनगणना का जो विषय उठा था वो बिल्कुल सही है, उस मुद्दे को ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अब रही बात, प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं, एक बार कर लें। 6 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें भी जो बोलना है वो बोल लें। वो पहले से उन लोगों को पता है कि क्या बोलने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे। हाँ। और वो एक जो सत्ता में रहती है पार्टियां, वो हमेशा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से जवाब दिया जाता है। अभी हमारे साथी ने कहा कि छोटे से राज्य में 50 करोड़ का बजट कुछ दिया गया है, बड़ा बजट दिया गया है। ठीक है, जहां विपरीत स्थितियां होती हैं उसको संतुलित करने के लिए ऐसा किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार में मोदी जी हो या हमारे संचालक जी हो, वो बहुत अच्छा डिसीजन आने वाले समय में लेंगे कि कैसे वहां पे शांति बहाली हो सके। लेकिन जो कि वहां शांति बहाली तो हो चुकी थी, लेकिन अब जाके कुछ न कुछ जैसा कि एक राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, वो राहुल गांधी को दिख रहा कि यहीं ज्यादा स्कोप है, हम यहीं जाएंगे। अब ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते, उनको दिख तो रहा है सही कि राजनीति का केंद्र मेरा बन सकता है, क्योंकि माइनॉरिटीज और उसके साथ साथ हमारा एसटी का जो वोट बैंक है उसको हम अच्छे से भुनाएंगे और पूरे देश में ये मैसेज देंगे कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और हम आपके साथ घूमते रहेंगे। ठीक है। हम सूरज जी, जी, किसी बात में नीरज जी की बात में और जोड़ना चाहूंगा। जी विलक्षण जी। ये जो इनसेंसिटिविटी 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ दिखाई जाती है, हाँ। इराम शर्मिला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। हाँ। 500 हफ्ते तक आमरण अनशन किया था उन्होंने आफ्सपा के खिलाफ, बिल्कुल। मणिपुर में ही। हाँ। लेकिन आज तक भी क्या मणिपुर वैसा हो पाया? यही इनसेंसिटिविटी है जो, और इसके लिए ना हम बीजेपी को दोष देना कांग्रेस को, ये पूरी सत्ताधारी सरकारें जो आज तक ये खेल खेलती आई हैं हाँ। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, हाँ। उसी का कारण है कि वो लोग हमारे होकर भी हमारे आज तक नहीं हुए। ठीक है, आपने कहा कि वो हमारे हैं लेकिन हमारे नहीं हो पाए, और बात आती है कि चलो हम किसी के हम बन जाएं। यहाँ वो हम बनने की जो बात आती है, क्योंकि वहाँ हम समवेत की बात आती है कि हम कितने समवेत हैं, सबसे बड़ा सवाल वहाँ खड़ा होता है। लेकिन यहाँ गोपाल जैन जी आपके पास आना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात, मणिपुर भारत का हिस्सा है, वो भारतीय लोग थे जिनकी जान गई है। यहाँ हमने देखा है कि किसी की कोई मांग है, यदि किसी की कोई मांग अपनी रखना चाहता है सरकार के सामने, कभी वो पटरियां उखाड़ देता है, कभी हमने देखा है वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, कभी इस तरह की हिंसाएं हमारे सामने आ जाती हैं जहां जान आम आदमी की जाती है। जान उन लोगों की नहीं जाती जो सियासत करते हैं, जान उन लोगों की नहीं जाती जो रथ पे चढ़ के जाते हैं, जान उन लोगों की जाती है जो उसके पीछे चलते हैं। यहाँ हमने हिंसा में देखा, नारे लगाए गए, बात हुई ST/SC समुदाय में शामिल करने की बात हुई उसके विरोध की कि इनको ना किया जाए। एक तरफ बात हुई कि हमें वो दर्जा चाहिए, एक तरफ बात हुई कि वो दर्जा नहीं देना चाहिए। क्या वास्तव में भारत में हर समस्या का समाधान और केवल गलाकाट ही है? सूरज जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1942 से ही मणिपुर के साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि मणिपुरी वो ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA खड़ी की थी। और जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट और कांग्रेस की नज़रों में मणिपुर खटकता है, और पूरा का पूरा राहुल गांधी जी का जितना भी कार्यक्रम है, ये JNU से जो भी वो प्लान बना के देते हैं, चाइना से फंड होती है उन लोगों को, चाइना की फंडिंग के ऊपर वो प्लान बना के देते हैं, उस हिसाब से वो जाते हैं। मणिपुरी क्यों जाते हैं भाई? और भी तो देश में कितनी आज बाढ़ की समस्या, लोग भूखे मर रहे हैं, कांजीरंगा जा सकते हैं। गोपाल जैन जी, एक बड़ी बात आपने कही कि राहुल गांधी यदि वहां गए हैं तो फंडिंग चाइना ने की है, वो चाइना के द्वारा संचालित हो, तो ऐसे व्यक्ति का देश के संवैधानिक पद पर बैठे होना देश के लिए बड़ा घातक है फिर तो। नहीं, ये घातक तो है, लेकिन हमारे देश में जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, वोटों की व्यवस्था है, सारा का सारा गणित वोटों को लेकर है। अगर देश के लोग जो है जाति के नाम पे, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे डिवाइड हो गए, इस तरह से वोट करते हैं, तो अभी आने वाले टाइम में और भी देखते जाइए क्या क्या होता है, क्या क्या देश का विनाश होगा। चलिए, वेट एंड वॉच की स्थिति आपने जाहिर की है कि जी जी, लेकिन उनको बिठा कौन रहा है? भाई कोई किसी पद पे है क्या वो?
राहुल गांधी हाँ, संवैधानिक पद है, नेता कांग्रेस के प्रतिपक्ष, मुखिया हैं, वो विपक्ष के नेता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का पद हाँ, संवैधानिक लेकिन- रूप से दिया गया है। हाँ, ये इसलिए मिला उनको हाँ। कि चूंकि आप सबसे बड़े दल के नेता हैं। हाँ जिस दिन विपक्ष के नेता का चुनाव हो जाएगा वहीं हार जाएंगे वो अभी भी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है देश नहीं, हालांकि जैसा कि हमने देखा संवैधानिक प्रक्रिया की कांग्रेस की ओर से एक प्रस्ताव गया और लोकसभा सचिवालय को दिया गया, अध्यक्ष के पास एक प्रस्ताव हाँ, जाता है। संवैधानिक प्रक्रिया यही है ना हाँ। कि जो सबसे बड़ा दल होगा हाँ उसका आदमी विपक्ष का नेता, लेकिन हाँ। वो विपक्ष का नेता थोड़ी भाई, क्या उसको समाजवादी पार्टी का समर्थन है? हाँ। क्या उसको अरविंद केजरीवाल ने तो उनकी उस पर विरोध कर दिया था। ममता बनर्जी उस बैठक में नहीं आई, तो अभी तो ये टोटली विपक्ष के नेता भी नहीं है, मतलब कांग्रेस के नेता। अपोजिशन ऑफ द लीडर नहीं कहा जा सकता उनको। ये इसलिए कह दो चूंकि आप व्यवस्था की एक बात है, हाँ। चूंकि आप बड़े दल है और आपको नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया, लेकिन जब फुल फ्लैश आप विपक्ष के नेता पर आएंगे, हाँ। आज देश में विपक्ष के नेता का चुनाव हो जाए, वो चुनाव हार जाएंगे राहुल गांधी। नहीं, 98 सीटें तो अभी उन्हीं के पास है ना। अरे मैं ये कह विपक्ष रहा में हूं, जितनी पार्टी है, विपक्ष 98 मतलब सीटें तो उन्हीं के पास समाजवादी है। पार्टी, आम आदमी पार्टी, जी। ये यदि वो करें ठीक है, जैसा आपने कहा कि वो कांग्रेस के नेता के रूप में है, विपक्ष के नेता के रूप में नहीं। विपक्ष हालांकि जितने दल हैं सबसे ज्यादा उनके पास सीट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है वास्तव में देश में सियासत का जो चेहरा है। राजेश जी, हम बात करते हैं राजनीति और सुचिता की। राजनीति और सुचिता नदी के वो धारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, भले ही नदी बहती रहे या नदी सूख जाए, वो दोनों धारे अलग अलग होते हैं। आज राजनीति का यह परिदृश्य भी हमारे सामने है जब सिसकियों पर सियासत की जा रही है, लाशों पर रोटियां सेकी जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, मुझे लगता है कि इस तरह की ये जो इशूज है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन बदलते परिदृश्य में, बदलते समय में जिस तरह से राजनीति हो गई है और खासतौर पर जो एक निगेटिविटी का वातावरण बना है कहीं ना कहीं सूरज जी, और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें, बिल्कुल योगी राज जी ने कहा था कि कोई मणिपुर इशू कोई ऐसा नहीं है कि जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। हाँ। लेकिन फिर भी जो सियासत और राजनीति का जब इस पर कवर होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां बनती है जो लगातार बनी हुई है। चलिए, चूंकि समय की सीमा है, मैं सभी मेहमानों से एक एक लाइन में समाधान जानना चाहता हूं कि मणिपुर समस्या का समाधान क्या। योगी राज जी, सबसे पहले एक एक लाइन में। नहीं, मणिपुर समस्या का समाधान ये है कि जो थर्ड फ्रंट जो उस पर दखल कर रहा है उसको रोका जाए, चलिए, क्योंकि आप ये देखो इस पूरे संघर्ष में मणिपुर के लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि प्रधानमंत्री आए। ठीक है। ये कांग्रेस ही चिल्लाती है, चलिए, राहुल गांधी गोपाल जैन जी, क्या समस्या का समाधान है? मणिपुर समस्या का समाधान क्या है? मणिपुर समस्या का समाधान ये है कि लोकल जो मणिपुर के लोग हैं उन 10 लोगों की एक राउंड टेबल की जाए हाँ और बीच में कोई नहीं हो, उसमें कोई मीडिया ना हो और कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हो, और चाय पे बुला लिया जाए जिस तरह आप और हमारे आपको लगता है मैतेई, नगा और कुकी समुदाय एक साथ बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं, ससम्मान उन्हें बुलाया जाए। बुलाएगा कौन? वो आपस में ही करेंगे। ठीक है। सूरज जी, नेताजी और कुकी की तो बात छोड़ो, क्या राजनीतिक जितने दल है विपक्ष में वो आपस में वो नहीं बैठे? बैठेंगे, वो नहीं बैठेंगे। ठीक है, उपेंद्र तिवारी जी, मणिपुर समस्या का समाधान। पक्ष और विपक्ष हाँ दोनों सबसे पहले इस बात पे सहमत हो कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से मणिपुर का हल निकालना है, और मणिपुर के जो लीडर हैं अलग अलग समुदाय के, हाँ। सारे लीडरों को दिल्ली बुलाओ, आप दिल्ली बुला के, और साथ में सीएम को दिल्ली बुलाओ, अपोजिशन के लीडर को बुलाओ, और सबके साथ बैठ के एक संयुक्त मीटिंग करो, और उसमें सबकी राय लेने के बाद जो सब सहमत हो, जिससे मतलब समस्या का वैसा एक समाधान सियासत से आएगा। समस्या का समाधान सियासत से ही आएगा, और कोई समाधान ही नहीं है। ठीक है, विलक्षण जी, एक लाइन में समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? दो सोल्यूशन, सर्वदलीय बैठक जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी एज अ पोस्ट दी जाए, हाँ। वो बुलाए जाए, और दोनों पे नेगोशिएशन इस पॉइंट पे हो कि दोनों समुदाय कोर्ट के ऑर्डर आने तक अपने आप में शांति बनाए रखे। दूसरा, जुडिशियल इंक्वायरी के तहत एक्स जुडिशियल मेंबर्स की एक पूरी की पूरी कमेटी बनाई जाए, और उनके द्वारा दोनों मैतेई समाज और कुक्की समाज और नागा समाज, इन तीनों समाजों की बात को रखा जाए, और कोर्ट जुडिशियल इस बात को क्या कहते हैं पूरा कंसिडर लेकर ही अपने लिए जजमेंट तैयार करे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नीरज तिवारी जी। इसमें सियासत ही एक समाधान है। हाँ जैसे एक शब्द आया था, हम सबको मिल करके वहाँ की समस्या को हल करना है। हम सबको मतलब पक्ष विपक्ष और लोकल स्तर के जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी को मिल करके एक स्थिति ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि जहाँ पर रिजल्ट निकले, चर्चा ना हो। ठीक है, और जब सब मिल जाएंगे तो रिजल्ट जरूर निकलेगा
कोर्ट का ऑर्डर तो आएगा ही। मतलब बातचीत ना हो, जैसे कि हमने सुना है कि पाकिस्तान से बातचीत होती थी तो बातचीत का दौर करने के लिए बातचीत होनी है और फिर बातचीत करने के लिए बातचीत हुआ करती थी, तो बातचीत ना हो, समस्या है, समाधान पर विमर्श किया जा रहा है। राजेश जी बिल्कुल बिल्कुल। और सूरज जी, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट, जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर ऐसा होता है तो इससे बेहतर हो नहीं सकता। लेकिन फिर मैं उस लाइन पर आऊंगा कि जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां हैं, तमाम इशू है, ना केवल मणिपुर बल्कि तमाम सारी ऐसी चीजें हैं कि विपक्ष और सरकार वर्तमान समय में कभी एक नहीं दिखते, और यही कारण है कि मणिपुर को लेकर तमाम सारी शंकाएं, कुशंकाएं भी है। बिल्कुल, ये शंकाएं कुशंकाएं व्याप्त हैं कि वास्तव में जैसा बताया गया, हमारे एक्सपर्ट पैनल ने बताया कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं। इस दिशा में यदि विचार किया जाता है तो स्वाभाविक बात है कि वह चिंगारी इससे पहले दोबारा शोला बने, उसे बुझाया जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है। यदि राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ और निजी वोट बैंक की दिशा में सोचना छोड़ दें तो समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। नीरज तिवारी जी, विलक्षण सक्सेना जी, उपेंद्र तिवारी जी, गोपाल जैन जी, योगेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है कि सिस्कियों पर सियासत ना हो तो बेहतर है, राजनीतिक रोटियां लाशों पर ना सेकी जाए तो बेहतर है। राजनीति सुचिता का काम है, राजनीति देश सेवा का काम है, जन सेवा का काम है, उसे उसी दृष्टिकोण से देखा जाए। हालांकि ये दूर की कोणी लगती है, पर यदि ऐसा हो जाए तो वास्तव में मणिपुर शांत हो सकता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक ऐसे मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बना देश न्यूज के साथ। नमस्कार।